हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग 4 से 6 दिसंबर का 4, 5 और 6 दिसंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में आयोजित विधानसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी ने निम्न में से किस राज्य में बहुमत हासिल नहीं किया। अभी हाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें से कुछ राज्यों में भाजपा ने जो है बहुमत हासिल किया है, ठीक है, कुछ में अन्य पार्टियां जीती हैं। तो आपको बताना है इनमें से किस राज्य में भाजपा ने बहुमत हासिल नहीं किया था। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसके अलावा पांचवा जो राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम की डिटेल अभी इस वीडियो में हमने शामिल नहीं की है, उसके लिए अलग से हम आपको एक क्वेश्चन बना के दे देंगे। तो यहाँ सही जवाब है इसका तेलंगाना। ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक टेबल लगाया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि किस राज्य में कुल कितनी सीटें थी। जैसे राजस्थान में 199, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90 और तेलंगाना में 119 सीटें। इसमें भाजपा ने कितनी सीटें जीती हुई हैं, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हुई हैं, और तेलंगाना में एक अलग जो है एक क्षेत्रीय दल है BRS, ठीक है, उस पार्टी ने 39 सीटें जीती हैं, अन्य ने 8 जीती हैं और इसके अलावा 39 सीटें BRS ने जीती हैं। ये जो है वो डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे राज्य में विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशली अगर आप लोग स्टेट सर्विसेज से हैं, स्टेट सर्विसेज में अपियर कर रहे हैं, तो वहां पर उस राज्य से राज्य की विधानसभा और अगर वहां विधान परिषद है तो उसमें कितनी सीटें हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एड डी कैंप, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एड डी कैंप या ADC, किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मनीषा पाड़ी, जया वर्मा सिन्हा, सुरेखा यादव और PT उषा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये मनीषा पाड़ी जी जो है, इनको भारत की पहली महिला ADC जो है वो नियुक्त किया गया है। ये 2015 बैच की भारतीय वायुसेना की अधिकारी हैं, ठीक है। बाकी 8D कैंप या ADC कौन होते हैं इनके बारे में डिटेल दी है। ये भारतीय सशस्त्र बलों में एक आधिकारिक पद है, एक ऑफिशियल जो है पोस्ट है, जिसकी प्राथमिक देखभाल क्या है, उस अधिकारी के दैनिक कार्यों और प्रोटोकॉलों की देखभाल करना है जिससे वह जुड़ा होता है। जिस ऑफिसर के साथ इनका अटैचमेंट होता है वो आपको इनको उनका जो है डेली का वर्क और इनका प्रोटोकॉल देखना होता है, ठीक है। ये ADC वे अधिकारी होते हैं जो सेना प्रमुख, फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, सेना कमांडरों, राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति सहित शीर्ष अधिकारियों के निजी सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी 3 चर्चित महिलाएं हैं भारत की, उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। जैसे जया वर्मा सिन्हा जी जो है, ये जो रेलवे बोर्ड है, ठीक है, जो रेलवे बोर्ड है उसकी क्या है, पहली महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है। उसके बाद सुरेखा यादव जी जो हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली जो है पहली महिला है। और PT उषा जी जो हैं, इनको वैसे तो सब लोग जानते ही है, इसके अलावा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी है, ठीक है। तो इस वजह से इनके नाम भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ऑप्शन है 47वां स्थान, 48, 49 और 50। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को 49वां जो है स्थान दिया गया है। ये रैंकिंग जो जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। और इसमें क्या है, 64 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, द्वितीय स्थान पर नीदरलैंड और तृतीय स्थान पर सिंगापुर। तो इसमें फर्स्ट जो है वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत का जो रैंकिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की 33वीं असेंबली कहां आयोजित की जा रही है, इनकी सभा हो रही है। ऑप्शन है नई दिल्ली, लंदन, पेरिस और बीजिंग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये बैठक जो है IMO की 33वीं असेंबली जो है वो लंदन में 27 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाना तय है, ठीक है। और भारत को जो है इस बैठक में
अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 देशों की श्रेणी में से चुना गया है भारत को। उसके अलावा इसमें जो है 175 सदस्य देश और 3 सहयोगी सदस्य देश जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं, और ये बैठक जो है वो हर 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनएफसीसीसी, ठीक है, पार्टियों के सम्मेलन कॉप की 28वीं बैठक 30 नवंबर को कहां शुरू की गई है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, नई दिल्ली, पेरिस, दुबई और टोक्यो। ठीक है, तो पहले तो कॉप जो है इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यूएनएफसीसीसी जो है ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पहले तो यूएनएफसीसी की जो है फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू से हो जाएगा आपका यूनाइटेड, ठीक है, एन से हो जाएगा नेशंस, ठीक है, यूएन हो गया, एफ से हो जाएगा फ्रेमवर्क, ठीक है, यूएनएफ। उसके बाद से सी 3 बार है, तो पहले सी का मतलब है कन्वेंशन, CONVENTION कन्वेंशन। उसके बाद से ऑन, फिर क्लाइमेट, CLIMATE क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये फुल फॉर्म हुई UNFCCC। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और कॉप का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, तो आपको बैठाना है 28वीं बैठक का आयोजन कहाँ स्टार्ट हुआ है। ऑप्शंस नई दिल्ली, पेरिस, दुबई और टोक्यो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। इसका आयोजन जो है वो दुबई में किया जा रहा है, और ये बैठक जो है वो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाली है। ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है। ठीक है, इस सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है, इनका जो मेन एजेंडा है वो है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल और कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना है, इसको कम करना है। ठीक है, लगाम लगाना मतलब इसको कम करना है। ठीक है, बाकी ये जो यूएनएफसीसीसी है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कुछ इसमें कॉप 28 की हमने डिटेल्स ली हुई हैं, वो डिटेल है। कॉप 28 के मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है, इनका वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। जो औद्योगिक युग है, पूर्व औद्योगिक युग है, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इनको सीमित करना है। वर्ष 2050 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक, उसके अलावा इसमें और भी कुछ इसमें जो है डिटेल है, वो आप लोग, ये टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन जो है उस डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू भी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ले सकते हैं। जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस हैं उसी तरह की आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दी गई है। ठीक है, जो एक फंड है नुकसान और क्षति, इसको मंजूरी दी गई है। आपको बताना है इसकी घोषणा पहली बार कब की गई थी, इस फंड के बारे में पहली बार घोषणा कब की गई थी। कॉप 25, कॉप 26, कॉप 27 और कॉप 28। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कॉप 28 के पहले जो कॉप 27 हुआ था उस 27 में ही ये नुकसान और क्षति, लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा की गई थी। ये कॉप जो आयोजन हुआ था ये हुआ था शर्म अल शेख, मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, वहां पर ये कॉप 27 हुई थी, वहां पर इस फंड की घोषणा की गई थी। और अभी जो मंजूरी मिली हुई है उसमें माना जा रहा है कि इसकी जो इनिशियल फंडिंग है, प्राइमरी फंडिंग है, वो 475 मिलियन डॉलर की होने वाली है, जिसमें जो मेजबान संयुक्त अरब अमीरात है उसने बोला हुआ है कि वो इसमें 100 मिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन देगा। यूरोपियन यूनियन ने 275 मिलियन डॉलर के कंट्रीब्यूशन की बात की है। अमेरिका ने बोला है कि वो 17.5 मिलियन डॉलर देगा, और जापान ने 10 मिलियन डॉलर इसमें कंट्रीब्यूट करने की जो है वो घोषणा की है। बाकी इस तरह का सुझाव जो पहली बार आया था वो वर्ष 1991 में वानुआतू में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में, सॉरी, वानुआतू द्वारा दिया गया था। ठीक, बाकी ये फंड है, ये फंड उन विकासशील देशों के लिए है, उन विकासशील देशों को मदद करेगा जो पर्यावरण परिवर्तनों को लेकर सुवेद्य है, मतलब जो वनरेबल है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, तो ये फंड क्या करेगा, वैसे देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में मदद करने के लिए जो है वो एक जो है ये फंड बनाया गया है। ये वानुआतू में जो है वो सम्मेलन हुआ था, वहां पर ये फंड की पहली बार चर्चा की गई थी। ठीक है,
जो इसका जो ढांचा है वो समहाउ 27 में बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है वो है स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। ये इस वर्ष का जो है वो थीम है और ये जो मनाया जाता है वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर के बीच में एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ भोपाल में, और जिसके कारण क्या हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो इतनी जहरीली गैस थी, ठीक है, जिसकी सूंघने मात्र से लोगों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो उसको याद करने के लिए ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का एमिशन हुआ था वो कौन सी गैस थी? ठीक है, और ये एमपीपीसीएस का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो पीसीएस के क्वेश्चन हैं उनमें भी ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। चुनाव थे तो चुनाव के टाइम पे ये फिर से चर्चा में रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से महत्वपूर्ण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न जिलों में प्राकृतिक जल विरासत संरचनाओं पर जल विरासत पखवाड़ा कब मनाया गया? ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास 20 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023, 20 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023, 15 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 और 30 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये जो पखवाड़ा मनाया गया ये 15 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच में मनाया जाएगा। इसके ऑप्शंस भी इस तरह के हैं कि अगर थोड़ा सा आप स्मार्टली प्ले करेंगे तो पखवाड़ा जो होता है वो 15 दिन के टाइम पीरियड को बोलते हैं। तो इसमें केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें 15 दिन का गैप है, बाकी सब में 20-20 दिन का गैप या 10 दिन का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सही है। ठीक, बाकी ये एक जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन, इस राष्ट्रीय अभियान के सफल समापन का भी ये प्रतीक रहा है। ठीक है, और इसका जो थीम है वो है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, थीम के साथ ये अभियान पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, 2 दिसंबर को ही क्या है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका पहली बार आयोजन जो किया गया, मनाया गया, ये वर्ष 2001 में मनाया गया, और इसका जो मतलब आयोजन है वो कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को जो महत्व के बारे में जागरूकता जो है फैलाना है, और उद्देश्य जो है वो डिजिटल विभाजन या डिजिटल डिवाइड को क्या करना है, पार्टना है। लाइक कि एक जो एरिया है वो डिजिटल फील्ड में बहुत स्ट्रांग है, दूसरा उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो जो डिवाइड है दो क्षेत्रों के बीच में, उस डिवाइड को कम करना है, उसको पाटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF या ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और पुणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन जो है वो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो है वो महोत्सव है, एक वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस भी होती है। ठीक है, कांग्रेस भी एक होती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस। हिंदी में वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, WAC। तो ये अलग है और ये GAF अलग है। तो ये GAF जो 5वां है, ये तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन हो रहा है, और 1 से 5 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है केरल में। इसका जो विषय है वो है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ठीक, ये इसका जो है वो थीम है। बाकी इसमें जो है वो बहुत सारे जो आयुर्वेद क्षेत्र से संबंधित चिकित्सक हैं, शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं, ठीक है, उद्योग जगत के जो लोग हैं वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और इसके प्रभावों का पता लगाने के लिए इस तरह की इसमें चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 2023-24 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे पेश की हैं? ठीक है, ऑप्शन है 28,500 करोड़, 28,760 करोड़, 28,600 करोड़ और 28,800 करोड़। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये 28,760.67 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे जो हैं
पेश की गई है ये इतना, अनुपूरक मांगों का बजट पेश किया गया है, ठीक है। इसमें बाकी जो आवंटन है वो सारा इसमें लिखा हुआ है, वही मैंने आपको बताया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा तो ये डिटेल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाहों को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ऑप्शन है म्यांमार, वियतनाम, नेपाल और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये पहला दक्षिण एशियाई देश जो है जो समलैंगिक विवाहों को पंजीकृत रजिस्टर भी करने वाला है, जिनको होमोसेक्सुअल मैरिज या गे मैरिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वैसा करने वाला नेपाल जो है वो पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। इन्होंने क्या किया है, अभी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किए हैं। दुनिया में अभी तक केवल 35 देश हैं जिसने समलैंगिक विवाहों को वैध बनाया है, लीगलाइज किया हुआ है, ठीक है। और समलैंगिक विवाहों को वैध घोषित करने वाले जो नवीनतम देश हैं वो है, एक है अंडोरा जिसने फरवरी 2023 में लीगलाइज किया है, और नेपाल ने जून 2023 में इसको लीगलाइज किया है। बाकी सर्टिफिकेट अभी जारी किया है, लीगलाइज जून 2023 में हो चुका था। इसके अलावा समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो नीदरलैंड है। और अगर एशिया की बात की जाए तो नेपाल तो है ही, और एशिया का एकमात्र अन्य देश जो है वो ताइवान है। तो एशिया की अगर बात करें तो दो देश, नेपाल और ताइवान। दक्षिण एशिया की बात करें तो केवल नेपाल। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो 35 देश ऐसे हैं जिसने अभी तक समलैंगिक विवाहों को क्या है, वैधता दी हुई है, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप नोटिफिकेशंस को भी क्या करें, ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में, नए कंटेंट के बारे में टाइमली अपडेट मिलता रहे। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।